यूपीपीएससी भी कहते हैं। इस पब्लिक जो होता है सेवा आयोग जो नौकरियां विज्ञापित करता है, जैसे नौकरियों का आप लोगों ने देखा ग्रेड पे होता है। अठारह सौ 4200 4800 ये ग्रेड पे होते हैं। नौकरी 42 तो उत्तर जो नौकरियां 4200 पे ग्रेड के विज्ञापन होता है नौकरी का, वो उत्तर प्रदेश प्रदर्शित होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक के अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी हो, वहां से 4200 पे ग्रेड के नीचे की है वो वहां पर आपको पेट देना पड़ता है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपकी नौकरी 5400 पे ग्रेड की है तो प्रदेश लोक सेवा आयोग से। इसके अलावा आप ही के विभाग स्टाफ नर्स होती हैं, स्टाफ नर्स जो होती हैं वो स्टाफ नर्स की भी जो नौकरी होती है वो उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा ही जारी की जाती है। अभी आपके ही आयुर्वेद विभाग उनके में नौकरी और टफ है। उनका पहले प्री होता है, उसके बाद में रिटेन होता है। क्वेश्चन को क्वालिफाई करें, फिर उसके बाद में लिखित परीक्षा। यहाँ तो केवल पहले वाली ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसके बाद थोड़ा इजी है 3 घंटे लिखने के कंपैरिजन में, और उसमें दोनों में 40% और 35% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। यहाँ पर जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, जैसे जिन्होंने पहले अप्लाई, उनको ओटीआर उनका होगा। उनका ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है। ओटीआर के लिए आपको अलग से जो आपका विज्ञापन होगा उसके अलावा उत्तर की जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट होती है वहां पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन बेसिक जो होती हैं, नेम, एज, सेक्स, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ये सारी चीजें आपको भरनी होती हैं। फिर जब आप ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं उसके 72 घंटे के बाद में आपका फॉर्म ओपन जो होगा, उससे आप जब भी फॉर्म फिल, तो उसमें आप ध्यान चीज लीजिए। तो ओटीआर आपने कंप्लीट कर लिया। ओटीआर कंप्लीट करने के बाद में आप जब भी अपने विज्ञापन पे जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक सिंक का बटन होगा। आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करना होगा अपने फॉर्म पे, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें विशेष सूचना लिखी होगी, और विशेष सूचना के बाद में ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आवश्यक सूचना लिखी होगी। तो उसमें 3 चीजें आपकी लिखी हैं, एक तो यूजर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, व्यू एडवर्टाइजमेंट लिखा है, और अप्लाई लिखा होगा। यूजर इंस्ट्रक्शंस में पहला चरण है, इसमें अप्लाई क्लिक करना होगा, और आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, यानी आपको अपने ओटीआर के साथ में ऑथेंटिकेट करना होगा ताकि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके फॉर्म के साथ में संबंधित हो जाए। फिर दूसरे चरण में आपको जाना है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाना है। वहां पर आपको अपना विज्ञापन जो भी नौकरी का है वो प्रदर्शित हो रहा होगा, आपको उसमें सारी डिटेल वगैरह भर लेनी है। फिर फीस सबमिशन का आएगा और फाइनल में सबमिट का ऑप्शन आता है। ये तो आपकी बेसिक प्रक्रिया है, लेकिन अब इस प्रक्रिया में हमको ध्यान क्या क्या रखना है उनके बारे में देखते हैं। पहली चीज, ऑनलाइन जब भी आवेदन करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आप सुरक्षित रख लें, उसकी 2-3 फोटो कॉपी करा लें, कहीं पर सुरक्षित रख लें। पहली बात, क्योंकि वो ओटीआर आपके जिंदगी भर आयोग में रहता है और हमेशा काम आएगा जब भी आप कोई नौकरी अप्लाई करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी नहीं भेजना है।
ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाला और वो प्रिंट आउट आपने आयोग उत्तर प्रदेश भेज दिया, वो नहीं करना है। ठीक है, उसको आप भेजना नहीं है। लेकिन ये अभी हुआ है, पहले जो होता था, पहले जब भी विज्ञापन आते थे, अप्लाई किया जाता था, तो हार्ड हार्ड कॉपी भेजी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, हार्ड कॉपी अब क्या होता है, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई होने के बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा, उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए, अब आप जो इस समय फॉर्म भरे होंगे, अगर बाई चांस ये आपसे खो जाए, तो उस समय फिर आप कैसे भेजोगे, है ना? तो इसीलिए इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। जो भी फॉर्म प्रिंट आउट निकलेगा, सारी चीजें आपको रखना है। बेसिक इंफॉर्मेशन जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, देखिए, अब क्या होता है ना, कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं। होशियारी क्या होती है, जैसे इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों की अपना प्रॉब्लम जब बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती किया है, कई सारी चीजें आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। जैसे हाई स्कूल आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट या जो भी डाटा आप अपलोड कर रहे हैं, वहां से आप डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट से ही उठाया जाता है। हाई स्कूल, उसके बाद में इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद में आप बीएमएस करते हैं। अब इसी दौरान बीएमएस के पहले हो सकता है उन्होंने बीएससी कर लिया हो या एमएससी भी कर लिया हो, कुछ भी कर ले, फलाना ढिमाका कुछ भी। उनको ये लगता है कि वो बड़े होशियार भी बनते हैं, उनको लगता है कि यार हमने बीएससी किया है तो हम बीएससी का भी जो है साथ में भेज दें। या कुछ बच्चे और होशियार होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के पहले बच्चे ऐसा करते थे कि वो बीएससी और बीएमएस एक साथ, बीए बीएमएस एक साथ करते रहते थे, वो भी अपना उसी में भर देते हैं। तो ऐसे ना करें। आपका जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन के लिए जो वांछित सूचनाएं हैं, जो आपको जरूरी है भरना, हाई स्कूल, इंटर, बीएमएस, ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। बेसिक आपके एजुकेशन में जो चीज जरूरत है, बाकी और चीजें क्या जरूरत है वो भी बात करते हैं। अब आपने बीएससी किया है, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए आप उसको भरे। आयोग भी होशियार है, वो क्या करता है, वो एक कॉलम आपके लिए बना के रखता है कि आप वो चीजें भी भरें कि आपने और क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। आयुर्वेद को छोड़कर आयुर्वेद विभाग में आपने क्या क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक कॉलम बना हुआ है। तो लोग चालाकी में, अभी एक बच्चे ने स्टाफ नर्स वाले बैच में, उसमें 150 180 वैकेंसी करीब में थी, और केवल 90 बच्चे ही क्वालिफाई हो, आयुर्वेद में क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं आजकल लोग। उन 90 बच्चों में मेन एग्जाम हुआ, बच्चे का सिलेक्शन हो गया। बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम भी आ गया रिजल्ट में, बच्चा बहुत खुश। जब आयोग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सभी बच्चों को बुलाया, तो उस बच्चे ने क्या गलती की थी, जिस साल उसने बीएससी किया, उसी साल उसने अपना लगा दिया कि उसने स्टाफ नर्स के लिए जो नर्सिंग सर्टिफिकेट है, उसी समय के लिए उसने अपना लगा लिया। अब आयोग ने इसी बात के ऊपर उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया। सोचिए कि जहां पर 180 वैकेंसी है, जिसमें से मात्र 90 लोग ही, 88 लोग ही क्वालिफाई हैं, और 88 में से 2 बच्चों का लिखित एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मात्र 86 80 77 के करीब में शायद कुछ है, ऐसे डाटा है। उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन है, और इस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है कि आपने एक ही समय में 2 डिग्रियां ले रखी हैं, सिर्फ ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आपने लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपकी बेसिक। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने एमडी कर रखी है ना, एमडी आयुर्वेद में किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है, ये आपको जरूरी है लगाना, क्योंकि एमडी करने का अलग से आपको वेटेज मिलता है। जैसे बीएमएस प्लेन अगर आप हैं और आपने एमडी कंप्लीट कर रखी है, तो आपको उसका वेटेज मिलता है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इंटरव्यू में भी आपको फायदा मिलता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कई लोगों की मिस परसेप्शन ये होता है
कि अभी विज्ञापन आया है, हमारी एमडी अगले साल कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एमडी वाला वेटेज पाएंगे। कई यूट्यूब चैनल वाले भी बड़ा अच्छा इस पे बता देते हैं कि हाँ बिल्कुल आपको एमडी का वेटेज मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। विज्ञापन जिस डेट में आया है उस डेट से लेकर विज्ञापन में भरने तक, यानी कि जैसे आपकी एमडी का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला है, तो आप 10 दिन रुक जाइए। 10 दिन रुकने के बाद में आपको अगर आपका रिजल्ट एमडी का मिल जाता है, तो आप फॉर्म अप्लाई करिए, उसमें आप डाल दीजिए कि हाँ हम एमडी कर रहे हैं या एमडी कर चुके हैं। एमडी कर चुके हैं ये आपको उसमें लगाना होगा, आपको अपनी मार्कशीट वगैरह और डिग्री लगानी होगी, तो आपको उसको वेटेज मिलेगा। और ऐसे बच्चे जिनका एमडी कंप्लीट करने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर बचा है, उनको डिग्री मिलने वाली है प्रोविजनल, तो वो बच्चे बिल्कुल रुक कर ही फॉर्म भरें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। फॉर्म ऑनलाइन आप 2 दिन में, 4 दिन में भर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की और ओवर एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको एमडी का वेटेज मिलेगा। लेकिन अगर किसी की एमडी चल रही है और उसकी एमडी 29 जनवरी के बाद कंप्लीट होगी, तो उसको एमडी का अलग से वेटेज नहीं मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। कोई भी काम जो है विज्ञापन जिस डेट में आया है, उस डेट में पूरा होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका इंटर्नशिप जो है 2 महीने बाद पूरा हो जाएगा और हम फॉर्म भर दें, तो वो देखो फॉर्म तो भर देंगे, सब कुछ क्योंकि फॉर्म में अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें तभी फॉर्म भर जाएगा। लेकिन वो बच्चे जब क्वालीफाई करके इंटरव्यू देने जाएँगे, तो वहाँ से वो हटा दिए जाएँगे। 29 जनवरी के पहले, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, परमानेंट रजिस्टर नंबर कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल हैं। चाहे आप यूपी के हों और अदर स्टेट के जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ, उनको 29 जनवरी से पहले, यानी कि फॉर्म्स फाइनल सबमिट के पहले यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास में होना चाहिए। अन्यथा वो एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और कुछ बच्चे जिनका भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन शेष बचा है इंटर्नशिप में, तो वो उनके पास टाइम है, वो जल्दी से परमानेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी आयुर्वेद में अभी मिलेगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ आगे क्या-क्या कंडीशन है। तो ये बात हो गई कि ओटीआर कर लिया आपने, आपने फाइनल सबमिशन, आपको हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है, ऑनलाइन आपको सब कुछ एकदम सही-सही भेजना है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है, इसमें कोई विशेष बहुत वैसा भी नहीं है। फीस वगैरह सबमिट किया। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कई बार बच्चे कुछ, वो तो फॉर्म वॉर्म भरने में गलती तो हो जाती है, ह्यूमन नेचर होता है, तो एडिट करने का ऑप्शन आपके पास में रहता है। लेकिन जो बातें अगर आपने ओटीआर में कुछ एडिट किया है, तो फिर आप फाइनल फॉर्म जब भरेंगे ना, तो सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है कि आपने ओटीआर में एडिट किया और फाइनल जो फॉर्म आप भर रहे हैं, दोनों को सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपका ओटीआर गलत रहेगा। इसलिए आप उसको कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपने गड़बड़ कर दिया या कुछ उस तरह कर दिया, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है, एडिट का ऑप्शन सबमिट करने से पहले, फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले, या उसके एक बार एडिट भी कर दिया तो शायद 1 या 2 बार एक बार आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपने फाइनल जो चीजें सारी कर ली। देखिए फॉर्म भरने में बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि पता चले आप सब कुछ सही है और फॉर्म भरने में ही गड़बड़ी कर दिया, तो बड़ा फिर गड़बड़ की पछताने की बात होगी। क्योंकि ये जो आयुर्वेद की भर्तियां आई हैं, इनके अलावा भर्तियां अभी मैं बताऊंगा कि कैडर कितना कितना है और क्या है। तो जो फॉर्म आया है उसमें नंबर 6 पे देखें, आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की 168 पदों की भर्तियां हैं, जिसमें से 122 जनरल कैटेगरी की हैं अनारक्षित, और 15 अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में कोई वैकेंसी नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 है, और ईडब्ल्यूएस में 16 वैकेंसी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनकी 3 वैकेंसी हैं। भूतपूर्व
पीएच कोई है तो 6 हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो 8 हैं, महिलाओं के लिए 33 हैं। देखिए, महिलाओं का जो रिजर्वेशन होता है वो कैटेगरी वाइज उस तरह नहीं होता है। महिलाओं का हॉरिजॉन्टल, देखिए रिजर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि 33, ये जो 168 पद आए हैं उसमें 33 पद महिलाओं के तो रहेंगे। वो ओबीसी हो, जनरल हो, किसी में हो, वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ओबीसी में ही 33 महिलाएं होंगी या जनरल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है। और ये पीएच, स्वतंत्रता संग्राम से, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं। ये इतने होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये सीटें खाली रहती हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं बताऊं, महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है। नौकरी में ये 168 पद आए हैं ना, इसमें 100 से ज्यादा तो महिलाएं ले जाने वाली हैं, क्योंकि वो इन्हें इतना अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। बाकी पुरुष अपना देखें भाई। यहाँ पर पद का स्वरूप जो लिखा है, समूह खा राजपत्रित अधिकारी, और वेतनमान लेवल 10 है। 56,100 से लेके 1,75,000 तक इनका जो है वेतन होता है। 1,77,500। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा जो होती है वो जनरल के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए, उच्चतम 40 वर्ष होनी चाहिए। नियमानुसार छूट भी है, ओबीसी के लिए जैसे 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। और अगर कोई उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके लिए आयु सीमा की 5 वर्ष छूट होती है, वो 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, इनको छोड़कर बाकी आपको किसी पे फोकस नहीं करना है। ये जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, इसमें क्या करना है, एक तो किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर आप होनी चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद या उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, अब 5 वर्ष का तो कोई डिप्लोमा नहीं होता आयुर्वेद में, उपाधि ही होती है, डिग्री ही होती है। और यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ 5.5 लिखना चाहिए, क्योंकि 4.5 साल का आपका कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो 5 नहीं, 5.5 वर्ष में उसको मिल जाता है पूरा। दूसरा जो है, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैध के रूप में रजिस्ट्रेशन उसका हो। तो भारतीय चिकित्सा परिषद, बोर्ड ऑफ यूनानी, अब इसका नाम बदल गया है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिद्धि पद्धति है। यहाँ पर लखनऊ में पहले लाल बाग में हुआ करता था, धर्मंतरी भवन उसका नाम है, लेकिन अब उसका नाम आयुर्वेद भवन हो गया है। तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में राज्य में आयुर्वेद या एलोपैथिक चिकित्सा या औषधालय में कम से कम 6 माह का व्यवसायिक अनुभव। 6 माह मतलब जो आप लोग 6 महीने की एलोपैथ और 6 महीने की आयुर्वेद की इंटर्नशिप करते हैं, वो वही होता है। आपको 6 महीने की जब आयुर्वेद किया होगा तो उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला होगा। 6 महीने जब आप एलोपैथ करते हैं तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। फिर दोनों इंटर्नशिप जब आप कंप्लीट हो जाते हैं तो कॉलेज से आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये तीनों चीज आपके पास में होनी चाहिए। तो ये है। फिर एक लिखा है अधिमानी। अधिमानी मतलब ये जो योग्यता है, अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास में ये होती है तो उसका एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। और इसमें क्या है कि स्नातकोत्तर, यानी कि आपको एमडी पीजी होना चाहिए। अब पीजी आप किसी भी सब्जेक्ट में आयुर्वेद में अगर है तो आप ये आपको वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद में आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश नंबर 7 पे भी है, सेवा 9/06 है। इसमें क्या है कि चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, इसको बोलते हैं एमओसीएच, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। कुल पद इसमें 884 हैं, अनारक्षित 318 हैं, अनुसूचित जाति के 180 हैं, अनुसूचित जनजाति के 19 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 279 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 88 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 17 हैं, पीएच के 35 हैं, भूतपूर्व सैनिक के 44 हैं, और महिलाओं के 176 हैं। वैसे ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह रखना नहीं चाहिए, ये बेकार में रख देते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक होगा वो आयुर्वेद काहे पढ़ेगा, वो ओवरएज नहीं हो जाएगा भाई। कोई सैनिक बन के आया है और वो 25 साल 30 साल में सैनिक बनेगा, फिर आके यहाँ
अगर वहां से आ भी गया, यहाँ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद में वो 40 का वैसे हो जाएगा, तो ये सब वैकेंसी बेकार में चली जाती है, ये नहीं होता। तो ये दोनों वैकेंसी हैं। अब जैसे कई बच्चे मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर दोनों का फॉर्म एक ही रहेगा, दोनों का फॉर्म अलग अलग रहेगा? भाई वैकेंसी दोनों अलग है तो फॉर्म अलग होगा दोनों का। अगर आपको नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो विभाग संख्या देखिए। विभाग संख्या 059/05 है आयुर्वेद वाले की, और 9/06 है एमओसीएच वाले की, तो दोनों का अलग है। तो इसको जो है ध्यान दीजिए। फिर दोनों के फॉर्म अलग अप्लाई होंगे, दोनों का एग्जाम भी अलग होगा, और दोनों के एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। इसमें देखें तो ये भी समूह खा, राजपत्रित, लेवल 10, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए तक इसकी तनख्वाह होती है। आयु सीमा 21 है, मैक्सिमम 40 है। बाकी जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन इसको मिलता है। सेम वही जो आपके अर्हताएं हैं, यानी कि जो मांगी गई हैं, वो सेम वैसे ही होंगी जो आयुर्वेद वाली होंगी। अब इसमें, अब सेना में नौकरी किया हो या राष्ट्रीय एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, तो उसको भी इसमें वेटेज मिलता है, जो कि लगभग सभी नौकरियों में मिलता ही मिलता है। तो ये तो बात हो गई आपके फॉर्म वगैरह जो अप्लाई होंगे उनके बारे में, नौकरी आपकी जो है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, कि ये होते क्या है, वैकेंसी क्या है, क्या तनख्वाह वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की जो नौकरी आती है। तो पुराने ओटीआर को अगर कोई गलत चीज आपने लगता है कि ये चेंज करने लायक है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, नहीं चेंज करने लायक है तो उसको मत करिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की जो नौकरी यूपी में आती है, वो दो तरह से आती है। एक आती है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की, और दूसरी जो वैकेंसी आती है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको आप बोलते हैं एमओसीएच, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दो तरह की नौकरी मुख्य रूप से आयुर्वेद विभाग में यूपी में है। अब इनका पूरा मैं डिटेल आपको बताता हूँ, फिर आपको लगेगा कि ये क्यों जो है ये नौकरी अभी आई है, अभी बाद में बहुत कम चांस है इसके आने के। लगभग पूरे प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का एक कैडर होता है। वो कैडर डिसाइड करता है, लगभग मोर देन 2250 चिकित्सा अधिकारी यूपी में हैं, पोस्ट है, मतलब वर्तमान समय में पोस्टिंग नहीं है, वरना आते क्यों पोस्ट। 2250 चिकित्सा अधिकारी, मोर देन 2250 चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पूरे प्रदेश में कैडर है ये। अब इस कैडर पे डिसाइड होता है जनरल की सीट कितनी होगी, है ना, ओबीसी कितना होगा, एससी कितने होंगे, एसटी कितने होंगे, अन्य रिजर्वेशन, ये पूरे पे। जैसे कई बार क्या होता है कि पोस्ट आती है, और पोस्ट आने के बाद में कई बच्चों में भ्रम फैला दिया जाता है कि भाई तुम्हारी कैटेगरी की पोस्ट नहीं आई है, इसका मतलब तुम्हारी विरोध में है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि देखिए, सरकार जो भी आती है, वोट अपना उनको चाहिए होता है, तो वो अपने अपने कैटेगरी की, यानी जिस सरकार का जिस समुदाय से ज्यादा लगाव होता है उसकी सीट निकाल देते हैं वो लोग, बाकी छोड़ देते हैं।
तो जैसे अभी जो है वो आ ही रही है, कंटिन्यू पोस्ट ही आ रही है। तो जैसे कई बार होता है कि भाई हमारे इस कैटेगरी में सीट नहीं है, इसका मतलब सरकार इसकी ऐसा नहीं, इस ये वाला जो कैडर है, इसमें जो रिजर्वेशन इसका है वो सीट नहीं बची है, इसलिए वो सीट आई नहीं है, या बची होगी दो चार तो अभी उस पे पोस्ट खाली नहीं हो गए, कुछ भी होगा इसलिए नहीं आई है। तो जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन बनता है वो पूरे कैडर पे बनता है। और अभी देखिए 521 वैकेंसी आई 2018 में, 601 वैकेंसी या 600 से ज्यादा वैकेंसी आई 2022 23 में आई, तो 6 और 5 1100, और उसके पहले लगभग 300-350 वैकेंसी, तो लगभग जो है 1600-1700 वैकेंसी इधर पिछले 5-7 सालों में हो चुका है। उसके पहले भी 2011 में वैकेंसी भर्ती हुई, 2009 में भर्ती हुई, तो ये 168 वैकेंसी ही लगभग खाली रह गई, इसीलिए ये इतनी आई, बाकी जब खाली है ही नहीं, भर चुकी हैं। तो अब आप सोचिए कि लगभग 2250 में से लगभग जो है 1800-1900 चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे हैं, और लगभग पौने 200 के करीब में फिर आ गई। तो चिकित्सा अधिकारी जो है लगभग 2100 के करीब में, 2200 के करीब में चिकित्सा अधिकारी आ जाएंगे। जब इतने आ जाएंगे चिकित्सा अधिकारी, इतने भर्ती हो जाएंगे, तो क्या सीट बचेगी पूरे कैडर में? सीट नहीं बचेगी। और अभी रिसेंट में जो भर्तियां हुई हैं, तो सभी की रिटायरमेंट आयु कम से कम मान चलिए 20 साल, मिनिमम 15 साल तो बाकी होगी। तो जब कोई रिटायर ही नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से आएंगी? तो नौकरी जो है फुल स्टॉप लग जाएगा। लगभग अगले 10-15 सालों में वैकेंसी आना अब आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पूरे तन मन धन एकदम लग जाओ ये नौकरी लेने के लिए। फिर दूसरा एमओसीएच वाले में देखें, इसमें मोर देन 1600, एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, 1600 के ऊपर कुछ वैकेंसी हैं। 1995 में या 94 में इसका गठन किया गया था, जब डॉक्टरों की कमी थी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि आयुर्वेद के लोग भी सेवाएं दे सकते हैं, तो उन्होंने उस समय आयुष विभाग नहीं था, आयुष विभाग 2014 में बना, यूपी में और बाद में बना। तो आयुष डिपार्टमेंट था ही नहीं, हम लोग एलोपैथ के अंडर आते थे। तो उस समय देखा गया कि आयुर्वेद में भी चिकित्सा अधिकारियों के रूप में प्रयोग कर लिया जाए तो हम स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए लगभग 1600 से ज्यादा पद पूरे प्रदेश में निकाले गए। अब 1600 में से पिछली बार भी 862 वैकेंसी आई थी, लेकिन इसमें क्वालिफाई 434 के करीब में हुए, और जो सफलता फाइनल सिलेक्शन शायद 426 के करीब में हुआ। अभी 886 या कितनी है, इससे ज्यादा अभी आ गई, और कुछ लोग तो पहले से भी काम कर ही रहे हैं। तो 8 दूनी 16, 1700 करीब में यही हो गया, तो पूरा कैडर ये भी भर गया। तो दोनों कैडर भर गए, तो यूपी में अब कोई भी वैकेंसी आयुर्वेद के लिए खाली नहीं है। बाकी ये है कि आप जो है, आप कोशिश करते रहिए, अन्य पीजी करिए, पीजी के बाद में यूपी में बहुत प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, आपको बेसिक अच्छा पैसा वहां मिल जाएगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है, अब इसको जी जान से आपको जुड़ना है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मैंने दे दिया कि क्यों जरूरी है सिलेक्शन लेना, आगे का क्या भविष्य। अब दूसरी बात, कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे ग्रेड पे अगर देखा जाए तो 5400 ग्रेड पे है, इसका भी सेम है। अब ग्रेड पे सिस्टम खत्म हो गया है, ये ग्रेड पे पुरानी चीज है। लेकिन अगर कभी ये सारी चीजें आप एकदम ध्यान से पढ़ें, ये इंटरव्यू जब कभी आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना, इंटरव्यू होंगे, तो ये सब चीजें तुरंत पूछ लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। ग्रेड पे सिस्टम खत्म होके लेवल 10 आपकी नौकरी है, ये भी लेवल 10 में आती है। लेवल 10 में समूह खा, जिसको बोलते हैं क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर में आईएएस पीसीएस आते हैं, आप लोग क्लास 2 में आते हैं। क्लास 3 में जितने भी बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो सब आते हैं। क्लास 4 में फोर्थ क्लास कर्मचारी, सफाई या वार्ड बॉय, सब आते हैं। तो लेवल 10 में, और लेवल 10 में भी जो है
लेवल 10 में एक ऊपर का भी होता है और एक नीचे का भी। जैसे आप लोग प्रमोट होंगे, 10 साल बाद पहला प्रमोशन आपको मिलता है, उसके बारे में भी अभी बताऊँगा। तो वो फिर आपका पे ग्रेड जो 5400 है वो 6600 में यानी कि लेवल 11 में आ जाएँगे। तो वो प्रमोशन आगे होता है तो लेवल आपका बनता है और इसी लेवल के अनुसार आपकी सैलरी डिसाइड होती है। बेसिक पे दोनों का सेम है। बेसिक पे 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए दोनों का क्या है? सेम है। ये भी सेम है। अंतर कहाँ है? अंतर है पोस्टिंग में। पोस्टिंग जो होती है, इसकी होती है आयुर्वेद अस्पताल में। आयुर्वेद अस्पताल 4 बेड में अगर आपकी पोस्टिंग होगी, तो 4 बेड, कहने को तो 4 बेड है लेकिन वहाँ बेड आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो 4 बेड आयुर्वेद अस्पताल जो होंगे वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप वहाँ के इंचार्ज बन के पोस्ट होंगे। इसके अलावा 15 बेड होते हैं, 25 बेड होते हैं और 50 बेड भी होते हैं। लेकिन 50 बेड वाले एकीकृत आयुर्वेद अस्पताल होते हैं, उसमें अधीक्षक वगैरह बनते हैं, तो ये नए बने हैं ये 50 बेड वाले। आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, 50 पे भी नहीं होगी। जैसे 25 बेड पे भी अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ 2 डॉक्टर होते हैं। 15 बेड पे 2 डॉक्टर की नौकरियाँ होती हैं, तो अगर आपकी पोस्टिंग अभी बाद में होगी, पहले से कोई होगा तो आपका अधीक्षक या इंचार्ज वही होगा। तो यहाँ पर पोस्टिंग होती है, जबकि पोस्टिंग मेडिकल ऑफिसर जो सामुदायिक स्वास्थ्य होते हैं, इनकी जो पोस्टिंग होती है, ये सीएससी पर यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या पीएचसी पर आपको इसकी पोस्टिंग मिलती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। जैसे अभी एक लड़का पूछ रहा था कि दवाएँ कौन सी लिखोगे? दवाएँ आप वहाँ जो होंगी वही लिखोगे। हालाँकि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हो, तो आयुर्वेद ही आपको लिखना चाहिए। वहाँ पर आयुर्वेद की दवाएँ उपलब्ध भी होती हैं, लेकिन चूँकि मैंने क्या बताया, डॉक्टरों की कमी की वजह से उस समय की सरकारों ने सोचा क्यों ना आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों का प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि ये भी मॉडर्न भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद भी पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ ये लोग 6 महीने का एलोपैथ का इंटर्नशिप भी करते हैं। तो आपका जब प्रयोग वो करेंगे तो वो काम अपना कराएँगे ना, आपको थोड़े ना कहेंगे कि आप अपना काम करो, तो आप एलोपैथिक दवाएँ ही वहाँ लिखेंगे। वहाँ जितने प्रोग्राम होते हैं, उनका संचालन आप कभी भी यहाँ पर इंचार्ज नहीं बनेंगे। आपका जो इंचार्ज रहेगा वो हमेशा एमबीबीएस वाला ही रहेगा। एमबीबीएस वाला ही आपका वहाँ इंचार्ज रहेगा। जैसे आयुर्वेदिक अस्पताल में जो होते हैं वहाँ इंचार्ज आप रहते हैं, वहाँ आपका इंचार्ज एमबीबीएस रहेगा। अगर आपकी पोस्टिंग सीएचसी पर है तो वहाँ सीएचसी अधीक्षक होगा, पीएचसी पर होगा तो पीएचसी अधीक्षक वहाँ होगा, लेकिन वो रहेगा एमबीबीएस, ये आपको कभी इंचार्ज नहीं बनेंगे। दूसरा, अभी एक बड़ा चल रहा है, बहस भी चल रही है कि ये जो एमओसीएच वाले होते हैं, इनका प्रमोशन नहीं होता है। ये जिस पद पे भर्ती होते हैं, उसी पद पे ये रिटायर भी हो जाते हैं। यानी कि वो मेडिकल ऑफिसर पद पे भर्ती हुए और मेडिकल ऑफिसर पद पे रिटायर हो गए, तो कोई उनका प्रमोशन नहीं है। अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह कम रहेगी, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ज़्यादा तनख्वाह पाता है और एमओसीएच कम, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन का मतलब आपको पद बड़ा नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर भी जो पद क्रिएट है, उनको अलग से कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। बस ये है कि टीए, डीए वगैरह बढ़ जाते हैं, बाकी सैलरी वही रहती है। तो ये पोस्टिंग हो गई। अब जैसे होता क्या है प्रमोशन में अगर आप देखें, तो जो आयुर्वेद वाला होता है चिकित्सा अधिकारी, अगर कम उम्र का है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हो सकता है कि डीएयू बन जाए। इसको बोलते हैं डिविजनल आयुर्वेदिक यूनानी ऑफिसर, और इसको क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी बोला जाता है। यूनानी का कैडर और आयुर्वेद का कैडर अलग नहीं है। आपके यहाँ यूनानी के अस्पताल जो होंगे, उनका और आपका जो अधिकारी होगा वो डीएयू जिले लेवल पर होता है। जैसे एलोपैथ में सीएमओ होते हैं, वैसे आपके आयुर्वेद में डीएयू होते हैं। तो ये दोनों के अधिकारी होते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और यूनानी चिकित्सा अधिकारी दोनों के। तो यहाँ पर आप प्रमोशन होके एक तो ये बन सकते हैं। दूसरा, अभी
डीएसीपी वगैरह के कोर्ट केस चल रहे हैं। अगर फ्यूचर में मंडल पर भी अगर कोई पोस्ट बनी तो मंडल पर पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप 4-5 जिले के अध्यक्ष अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ से प्रमोट होंगे तो उप निदेशक बन सकते हैं। जैसे अभी आपने जो वैकेंसी आई है ना निदेशक आयुर्वेद, तो वहां उप निदेशक भी बन सकते हैं। निदेशक तो कोई कॉलेज का ही बनता है या कोई आईएएस बनता है, लेकिन अभी इस पे भी है कि अगर आपका लेवल जो होता है, जैसे लेवल 10 में भर्ती है, लेवल 14-15 में जो होता है वो डायरेक्टर बनने के काबिल होता है, तो उस पे भी हो सकता है आगे वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एमओसीएच में कोई भी प्रमोशन नहीं है, लेकिन सैलरी में कोई अंतर नहीं आता है। फिर जैसे अब कई बच्चों के मन में ये होता है कि हाँ, हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी, हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी जो मैंने सैलरी जो बताई थी, बेसिक पे, बेसिक पे आपने देखा 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए तक है। ये मैं पहले इसलिए आपको बताता हूँ बेसिक पे के बारे में, ताकि आपके मन में एक उत्सुकता बने कि यार हमको जो है नौकरी ये करनी है क्योंकि इतना तनख्वाह मिलेगी। बेसिक पे जो होती है, ये तनख्वाह 56,100, जैसे आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है ना, ज्वाइनिंग डेट पे आपको ये तनख्वाह बेसिक मिलेगी 56,100। ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये तो 56,100 रुपए आपकी बेसिक पे है, और इसके ऊपर काउंट होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता काउंट होता है। जैसे बेसिक पे को अगर 100% मान लिया जाए, तो इस समय महंगाई भत्ता अगर 60% पे चल रहा है, तो टोटल तनख्वाह आपकी बनेगी 160%। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बेसिक पे 56,100 रुपया है ना, बेसिक पे कितनी है 56,100, इसका परसेंटेज निकालिए 60, लगभग 33,000 रुपये 60% आया, 33,660। तो आपकी जो तनख्वाह बनेगी वो 56,100 प्लस 33,660, इन दोनों को मिला के आपकी तनख्वाह बनेगी। तो ये कहलाती है आपकी तनख्वाह, है ना। तो ये आपके लगभग 89,760 के करीब में बनेगी। आप प्लस में इसमें और भी ऐड करिए, प्लस में ऐड होता है एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट। आयुर्वेद का एचआरए बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों का 2,100 रुपये मिलता है चिकित्सा अधिकारी को। शहरी क्षेत्रों का, छोटे मोटे जिला है तो 3,100 रुपये। अब लखनऊ जैसे बड़ा जिला है तो वहां पर लगभग 8-9 हजार रुपये मिलता है। डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप रह रहे हैं, उसी के अनुसार महंगाई भत्ता मिलता है। तो अब 89,760 में 2,100 रुपये और जोड़ लीजिए, है ना, तो 91 हो गई, 9160 हो गई। इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी। अब ये जो तनख्वाह मिलती है ना, तो इसमें कटौती भी होती है। जैसे बेसिक का 10% जो होता है, जैसे ये आपकी बेसिक सैलरी है, इसका 10% आपको एनपीएस में कटवाना होता है। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक 5,610 रुपये आपका शुरुआत में कटेगा, और इसमें ये भी ध्यान रखें लगभग 14% गवर्नमेंट भी डालती है। तो अगर 6,000 करीब में आपका कटेगा तो कम से कम 7,000 रुपये गवर्नमेंट में, यानी कि बेसिक एनपीएस जो है वो आपको शुरुआत में ही लगभग 14-15 हजार रुपये आपका न्यू पेंशन स्कीम में कटने लगेगी, और ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे। अब देखो ये तो तनख्वाह आपकी होगी 7th पे कमीशन की, 7वें वेतन आयोग की। लेकिन 1 जनवरी 2026 से जो है लगेगा 8वां वेतन आयोग। अभी तो इसके लिए पे कमीशन बना दिया गया है, 18 महीने का समय दिया गया है, यानी कि 2027-28 तक का मिड तक उसके पास समय है। वो अपनी रिपोर्ट देगा, फिर गवर्नमेंट उसके अनुसार अपना तनख्वाह बढ़ाएगी।
8 पे कमीशन का मतलब ये है कि उसमें फिर आपका महंगाई भत्ता जो होता है, जैसे 34,000 रुपये करीब में महंगाई भत्ता जो मिलता है, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होकर आपकी जो सैलरी होती है वो एक फिटमेंट फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई, जैसे 1.6 निकल आया या 1.8 निकल आया, उससे आपकी तनख्वाह को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जैसे ये आज की डेट में 91 है, ये कम से कम अगर बहुत ही कम भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी जो है 15 से 20 हजार रुपये हाइक आप में आ ही जाएगी। तो ये माने कि आपकी शुरुआती तनख्वाह जब आपकी 1 डेढ़ साल में ज्वाइनिंग होगी, अगर कभी एग्जाम हुआ और जल्दी जल्दी सारी चीजें हो गई, तो आपकी शुरुआती तनख्वाह भी लगभग 1,15,000 के करीब में आराम से बन जाएगी। क्योंकि महंगाई भत्ता हटके 8वां वेतन आयोग 26 से लगेगा और जैसे 27 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो पिछले 1 साल का जो महंगाई भत्ता तुरंत नहीं मिलता है, वो अभी तो 18 महीने में रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद में लागू होगा। तो जो जैसे बैक डेट से लागू होगा, 1 जनवरी 26 से अगर लागू हो जाए, तो पुराना जो है कैलकुलेट करके आपको तनख्वाह वो एक साथ दे दी जाती है। जैसे हर महीने 10,000 रुपये बढ़े और आपको 1.5 साल बाद महंगाई भत्ता लगा, तो 1.5 साल में जो आपके 1,60,70,1,80,000 रुपये लगभग जब बनेंगे, तो आपको एरियर के रूप में दिए जाएंगे। अब सोचिए, आप लोग आयुर्वेद बीएमएस करते हैं, बीएमएस करने के बाद में 5,000 से लेके 10,000 की नौकरी आप ज्वाइन करते हैं। मैंने भी किया वही। फिर मुझे समझ में आया कि ये 5,000 तो बहुत ही वो, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो पीजी कर लें। कम से कम पीजी गवर्नमेंट से करने में 50-60 हजार रुपये स्टाइफन मिलने लगता है और ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये बंधुआ मजदूरी से अच्छा है। क्या करें? अब सोचिए कि आपके पास में अभी आपने बीएमएस कंप्लीट किया है और आपको सिर्फ पढ़ना है, क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू तो मैं इतना अच्छा बता दूंगा आपको कि बहुत ही मुश्किल होगा कि आप ना बता पाए। तो ये 5,000 आपके 1,15,000 में कन्वर्ट हो जाए तो सोचो आपको कैसा लगेगा। रातों रात आपको नींद भी नहीं आएगी। लेकिन नींद नहीं आएगी, उस नींद को ना आने के लिए आपको आज अपनी नींद खत्म करनी होगी, तभी जाके वो चीज आपको मिलेगी। तो ये सैलरी, इसीलिए मैं सारा सिलेबस और सब कुछ पढ़ाने से पहले आपको यही बताता हूँ कि आपके सामने क्या है और क्या मिलने वाला है। तो आपके सामने जीरो, मिलने वाला है आपको बहुत कुछ। तो और ऐसे मिलेगा भी नहीं कि आपने हवाबाजी की और आपको सब मिल गया। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा, क्योंकि 4 या 5 महीने में आपका एग्जाम हो जाए। क्योंकि आयोग का पिछले कई सालों का, 2 4 5 सालों का ये रिकॉर्ड है कि वैकेंसी जब आती है तो 5 6 महीने मैक्सिमम, 7 8 महीने खिंच गए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी करा लेता है। क्योंकि मेरा ये अंदाजा है कि 27 में चुनाव है और फरवरी या मार्च में, 27 में आचार संहिता लगेगी, तो अब से लेकर लगभग 1 साल 2 महीने का समय है। उतने समय में मुझे लग रहा है आपका एग्जाम रिजल्ट सब कुछ आके, मुझे लग रहा है कि आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हो। और ये भी भाई देखो, चुनाव अगले साल भी है पंचायत का, तो मे भी उस चुनाव के बाद आपका पेपर लग जाए। पढ़ाई इस लेवल में हम लोग करेंगे कि 3 महीने में, 3 से 4 महीने के बीच में हम सिलेबस खत्म करके और सारी एकदम तैयारियां अपनी परफेक्ट रखें। अन्यथा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हम 2 3 घंटे पढ़ के ही सब कुछ कर लेंगे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं तो पैसा आपसे ले ही लूंगा, क्योंकि मैं तो फीस लेके ही पढ़ाऊंगा। मेरा कोई नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। आप पढ़ाई करो, तो जो भी काम कर रहे हो 5,000 10,000 का, वो सपना छोड़ दो। 5 10 हजार की नौकरी आपको कभी भी मिल जाएगी, कुछ भी कर लोगे तब भी मिल जाएगी। लेकिन ये समय चला गया तो फिर नहीं कुछ मिलेगा। आप मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि कोई भी काम करोगे, उस काम करने के साथ साथ में आप पढ़ाई नहीं हो पाती, डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान रखें। और पढ़ाई करने वालों को, मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी मेडिकल ऑफिसर मैंने पिछली बार देखा, इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके पास थी, लेकिन फिर भी इतना पढ़ाई किए, 8 घंटे 9 घंटे समय निकालते रहते थे। इवन एक
फीमेल कैंडिडेट को तो मैंने देखा कि वीडियो एक बार मैंने ऑन करवाया, मैंने कहा सभी लोग आज वीडियो ऑन करके पढ़ाई करेंगे। उनके बहुत एज थी, इवन उनके बच्चे जो है 9th हाई स्कूल में थे। फाइनल अटेम्प्ट उनका 40 प्लस एज हो गई थी। पूड़ियाँ तलते हुए, सोचिए वो बेचारी जो है बच्चों को खाना खिला रही हैं, कान में ईयरफोन लगा है, मेरी क्लास भी कर रही हैं, बच्चों को खाना भी खिला रही हैं, खुद भी पढ़ रही हैं, और आज वो मेडिकल ऑफिसर पोस्टिंग है उनकी, है ना। तो ऐसे भी पढ़ाई करने वाले लोग हैं। देखो, जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको बहाने बनाना है कि यार मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी शादी हो गई तो मैं बीबी को क्या खिलाऊंगा। बीबी 5,000 रुपए आपके सहन कर लेगी कि हम नहीं खाएंगे अभी कुछ दिन, लेकिन आप 1,15,000 का उसको सपना दिखाएंगे ना, तो वो ज्यादा उसके लिए अच्छा है। तो जिल्लत की जिंदगी से अच्छा है कुछ अच्छा सोचो। पिछली बार बहुत सारे देखो, फॉर्म अप्लाई करने वाले तो बहुत लोग हैं, पढ़ने वाले भी नए बच्चे आ गए हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन का माहौल तो बहुत ज्यादा है। आप कोचिंग बदलने से 3 महीने कोचिंग ही बदलते रहो कि आज यहाँ पढ़ लेंगे, कल वहां ट्रायल ले लें, ये कर लें, तो 1 साल का समय तो है नहीं आपके पास में कि आप ट्रायल लेते रहो। आप जहाँ हो सेट हो जाओ, मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन परफेक्ट होके अपना पढ़ना शुरू करो, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। उसके बाद में यहाँ पर जॉब आवर जो होते हैं, नौकरी की जो टाइम होती है, 6 घंटे की नौकरी आपकी होती है। गर्मियों में अगर देखें तो 8 से 2 होती है, और ठंडियों में 9 से 3 की नौकरी है। और इसके बाद में बहुत अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा। किसी भी काम को, अपनी ओपीडी चलाना है, हॉस्पिटल चलाना है, क्योंकि आप लोगों को एनपीए नहीं मिलता है। एनपीए ना मिलने के कारण से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है, तो आप फ्री हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यही चिकित्सा अधिकारी जो केंद्र सरकार में होते हैं, उनकी तनख्वाह कम से कम आपकी शुरुआती तनख्वाह में ही 30,000 का अंतर होता है, क्योंकि उन्हें 25% बेसिक पे का एनपीए भी मिल जाता है, और उनका 10% का हाउस रेंट अलाउंस भी होता है, उनका सब कुछ ज्यादा है। तो केंद्र की नौकरी मिल जाए चिकित्सा अधिकारी की तो और फायदा है। अब यहाँ पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, ये भर्ती 2 स्तर में होती है। पहले इसको कुछ लोग ये कहते हैं ना, सीधी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। सीधी भर्ती प्रक्रिया पहले होता ये था, पहले ये होता था कि जब नौकरी आती थी तो बीएमएस के आपके सर्टिफिकेट मंगा लिए जाते थे, और फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सबके नंबर जोड़ के जिस बच्चे का 3 गुना, जैसे 100 नौकरी आई है तो 300 बच्चों को उनको बुलाना, 300 या 8 गुना भी बुलाते, तो 800 बच्चों में वो जिसकी मेरिट है उसको छांट लेते थे, बाकी को अलग कर देते थे। लेकिन होता क्या था भाई, जैसे बीएमएस करते समय आपकी आपके टीचर से नहीं बन रही है तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम मिलेंगे, किसी खूब चापलूसी कर रहा है तो उसे नंबर अच्छे मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल के नंबरों का ही खेल होता है बीएमएस में मेरिट बनाने के लिए। तो इस पे कुछ बच्चों ने सोचा, उन्होंने 2013 में जो नौकरी आई, कोर्ट केस चले गए वो लोग, और कोर्ट केस जाने के बाद में उन्होंने कहा भाई आप सीधी भर्ती ठीक है, सीधी भर्ती मतलब इंटरव्यू के बाद नौकरी दे दें, इंटरव्यू होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम करा लो। स्क्रीनिंग से क्या होगा कि आग छटनी हो जाएगी, भाई हम ठीक हैं कि नहीं। भाई किसी के नंबर 75% है, पता लगे वो चापलूसी से ही नंबर पाया हो, पढ़ना लिखना उससे ज्यादा ना रहा हो, तो कम से कम स्क्रीनिंग में वो क्वालिफाई होगा, तब इंटरव्यू में हम लोग फाइट कर लेंगे। लेकिन अभी तो बेकार है ये। तो 2013 में कोर्ट केस गए, और इसका फैसला बहुत 5 साल लग गया। 2018 में जाके एग्जाम हुआ, और 2019 में पोस्टिंग हुई, तो बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन हुआ बाद में स्क्रीनिंग एग्जाम ही हुआ, और उसके बाद में इंटरव्यू हुआ। तो इसमें उन बच्चों का फायदा है जो बीएमएस के दौरान किसी कारणवश से नंबर कम रह गए, लेकिन अब उनके पास में पूरा फुल मौका है इक्वल फाइट करने का। तो इसीलिए इसको उस समय से अभी तक सीधी भर्ती प्रक्रिया ही कहा जाता है। 2 एग्जाम है, एक है प्री एग्जाम। एग्जाम का मतलब एक प्री है, दूसरा इंटरव्यू है।
देखिए, प्री एग्जाम पहले होता था मात्र क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको जनरल कैंडिडेट अगर है, जनरल और ओबीसी, तो आपको लाने होते थे 40% मार्क्स, और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको लाने होते थे 35% मार्क्स। अब सोचिए, पेपर होता है 150 नंबर का, 40% हो गए 60 नंबर, और 35 हो गए 55 नंबर। अब सोचो, 150 में से 60 और 55 नहीं ला पाते हैं लोग। ये कंडीशन हो जाती है, पेपर ऐसा बनता है। तो पहले तो ये क्वालिफाइंग, अब देखिए यहाँ पर इस बार क्वालिफाइंग के साथ में प्लस में मेरिट भी जोड़ दिया। मतलब जैसे मेरिट कैसे, यहाँ पर सीधा ये कहा, जो ये एग्जाम होगा इसका 75%, और जो इंटरव्यू होगा उसका 25%, इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट। देखिए, अब ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है जो बच्चे इंटरव्यू में फेस न, उनके बोलने की कला बड़ी अच्छी नहीं। होता क्या है, कुछ बच्चे, अब जैसे नेता हैं, नेता अनपढ़ भी होता है तभी बड़ा अच्छा भाषण दे लेता है, लोगों से वो कनेक्ट हो जाता है। और कई बार बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता है। जैसे कुछ टीचर होते हैं बड़ा अच्छा पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर होते हैं उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन वो क्वालिफाइड बड़े होते हैं। तो इंटरव्यू भी वही का खेल है। आप वहां बैठे, घबरा गए, नहीं बोल पाए, या कोई कारण ऐसा रहा कि आपने अपनी पर्सनालिटी शो नहीं कर पाए बड़ा अच्छा, तो पहले क्या होता था कि आप सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पता लगे हमने बताया सब कुछ, लेकिन क्या कारण रहा, आपकी पर्सनालिटी नहीं पसंद आई। लेकिन अब वो लोग क्या है, गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें भी ये कहानी ऐसी हो सकती, तो उनका केवल 25%। अब जैसे कोई व्यक्ति, एक सपोज दैट 75 नंबर ले आया क्वालिफाइंग में, और कोई एक व्यक्ति लाया 85 नंबर, है ना, 85 नंबर ले आया, एक 75 लाया। अब उसने 75 वाला जो है इंटरव्यू में इतना अच्छा इंटरव्यू करे कि वो 20 नंबर पा जाए, और 85 नंबर वाले का इंटरव्यू अगर खराब हो जाए थोड़ा, तो हो सकता है 15 नंबर पाए। तो ये 90 बन जाएगा, 95, ये बन जाएगा 100, तब भी 85 वाला आगे ही रहेगा, है ना। तो अब कहानी कहाँ आ गई, कहानी आ गई आपके प्री एग्जाम जो मेरिट बनेगी। तो अब आपको सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है, ताकि प्री में, क्योंकि देखो एमओसीएच का पेपर तो ऐसा बनता है, उसमें तो बहुत कम फाइट है। पिछली बार 862 वैकेंसी में से तो आधे क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उसमें उस समय की बात दूसरी थी, क्योंकि उस समय 1 महीना पहले ही आपको पता चला कि आपका सिलेबस क्या है। अगर पहले से पता होता, 4-5 महीने पहले से पता, उसका एग्जाम हुआ था 5-6 महीने बाद, अब उस समय से पता होता तो आदमी उसी तरह से पढ़ता। लेकिन इस बार आपको पहले से पता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप पहले से पढ़ाई करेंगे तो फाइट उसमें भी है। और चूंकि इसमें बहुत कम सीटें हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी में, तो इसमें तो ज्यादा फाइट है। तो पढ़ना आपको इस बार बहुत सीरियसली पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज इस बार आयोग ने ऐड की कि फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो केवल इंटरव्यू बेस्ड नहीं रहेगा, आपका प्री एग्जाम भी मैटर करता है। इसमें अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिसको आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में आयुर्वेद के क्वेश्चन जो होते हैं वो कहने को तो आयुर्वेद के हैं, लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन मॉडर्न के भी होते हैं। 120 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज, जीके जीएस जो होगी, ये 30 नंबर की होगी, है ना। जो एमओसीएच का पेपर होगा, एमओसीएच का जो पेपर होगा, इसमें भी क्वेश्चन 150 ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आयुर्वेद के रहेंगे। 25 नंबर जो है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है, फैमिली
हेल्थ और फैमिली परिवार कल्याण कार्यक्रम यहाँ से रहेंगे। बाकी 50 नंबर जो बहुत बड़ा है, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को कोई मतलब ही नहीं, वो रहेगा जीके जीएस से। इसीलिए ये एमओसीएच का एग्जाम टफ होता है रादर देन आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के एग्जाम के कंपैरिजन में। दोनों एग्जाम में सबसे और भयंकर काम नेगेटिव मार्किंग 1/3। यहाँ इवन जब आप पीजी का एग्जाम देते हैं तो वहां नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, कम होती है, और यहाँ पर 1/3, यानी एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 1 नंबर, और एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.33 के करीब में आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो कि बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें आयुर्वेद के जो 120 क्वेश्चन है, यहाँ पर आयुर्वेद के मान चलो 110 क्वेश्चन के करीब में, और 10 क्वेश्चन एलोपैथ के आएंगे। अब एलोपैथ भी इतना बड़ा है, कहाँ तक आप पढ़ेंगे? मेन फोकस यहाँ पे रखिए आयुर्वेद के। आयुर्वेद के जो 110 क्वेश्चन है, इन 110 क्वेश्चन में लगभग 70% क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं, लगभग मान चलिए 75%। अगर आप पुराने बहुत सारे पीजी के, यूजी के, एमओ के जितने पेपर हैं और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सब 75 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं, नया क्वेश्चन बनता नहीं है। क्योंकि एमओ वगैरह के लिए जो पेपर सेट किए जाते हैं, उसमें जो प्रोफेसर बनाता है उसे भी पता है कि ये एमओ का पेपर है, पीजी का पेपर नहीं है, तो वो उसी हिसाब से सेट करता है। तो यहाँ पर अगर 110 में से देखें, अगर आप चरक सुश्रुत अच्छे से पढ़ लें तो लगभग 80 क्वेश्चन से ज्यादा आपको चरक सुश्रुत से ही मिल जाएंगे। यानी आप केवल आयुर्वेद ही पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जीके जीएस आप कितने भी बेवकूफ हो, अगर आज से पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे, पेपर में 2 पेज, फ्रंट पेज खेल कूद का पेज और अंतरराष्ट्रीय पेज, ये 2 पेपर पढ़ोगे तब भी आप 12 क्वेश्चन यहाँ आराम से निकाल लोगे, 12-15 क्वेश्चन। बाकी मैं जनरल नॉलेज की जो बुक है वो पढ़ाऊंगा लास्ट में, पहले आयुर्वेद पढ़ाने के बाद में। तो यहाँ पर क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन अब आपको आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी केवल क्वालिफाई नहीं करना है, आपको यहाँ पर मेरिट भी बनानी है। तो इसीलिए आपको सीरियसली पढ़ाई करना है, केवल क्वालिफाई के लिए पढ़ाई। अभी तक क्या था, लोग क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई करते थे। एमओसीएच की अगर बात करें तो पिछला बैच के आधार पर देखें तो परिवार कल्याण के क्वेश्चन जो भी पढ़ाए गए थे, तो लगभग 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आराम से पढ़ाए हुए ही आए थे। आयुर्वेद में 75 क्वेश्चन में पढ़ाए हुए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भले ही इधर उधर के रहे, जो ऐसी संहिताओं से पूछ लिया जाए जहां पर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। अब कोई आपसे भैंसे रत्नावली, रस रस समुच्चय, भाव प्रकाश, भाव प्रकाश से बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत डीप जाके पूछ ले एक संहिता जिसको पढ़ने में ही 1 साल लग जाए, और वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको पढ़ के आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। चरक सुश्रुत जहां से 75 में से 55-60 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी से पूछे जाएंगे, तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 60 आयुर्वेद और प्लस 20 परिवार कल्याण, यहाँ पर भी आप 80 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज तो कितना भी आप बेवकूफ होंगे, पढ़ते रहेंगे डेली, तो 10-15 क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हैं। तो क्वालिफाई आप दोनों कंडीशन में तो कर सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ने का ट्रिक पता हो कैसे पढ़ना है। लेकिन मेरिट बनाना इस बार जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कैसे करेंगे? अब चूंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में बातें करते हैं, बाकी डिटेल हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी मटेरियल क्या, देखिए जो ये ऐप है टीचमेंट कनेक्टेड ऐप, इसमें आपको जब भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करूं ज्वाइन करें, तो आप लोग अपने ऐप को खोलें और ज्वाइन लाइव में जाके आप ज्वाइन करें। ज्वाइन लाइव में जाके जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में 5 मिनट कम से कम आप वेट करिए।
उसके बाद में मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। 5 से 10 मिनट भी, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं उनका नहीं ज्वाइन हो रहा होता, तो आप वेट कर लीजिए, मैं लाइव आऊंगा, उस समय मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। पढ़ाने के लिए आपको स्टडी मटेरियल, एक तो चरक संहिता आपके पास होनी चाहिए। चरक संहिता के 2 पार्ट होते हैं। काशीनाथ पांडे की जो बुक है ये आपके पास होनी चाहिए। ब्रह्मादत्त त्रिपाठी, काशीनाथ पांडे, 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकंड। सुश्रुत संहिता अंबिका दत्त शास्त्री की होनी चाहिए, इसके भी 2 वॉल्यूम है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, उत्तर तंत्र और पहला। तो दोनों पार्ट्स के होने चाहिए। बाकी किसी भी संहिता की कोई जरूरत नहीं है, उतना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। बाकी मैं नोट्स लिखाऊंगा, उस नोट्स से आपका कल्याण हो जाएगा। ये 2 संहिता लेकिन कंपलसरी हैं, ये 2 होनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद सार संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह, इसके राइटर हैं गोविंद पारिक, ये होनी चाहिए आपके पास में। प्रवीण चौधरी होनी चाहिए, एक बुक है। ये दोनों बुकें आपके पास में अगर क्वेश्चन के लिए हैं तो सफिशिएंट। इतना मटेरियल आपके लिए आपको पीजी का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है? आपके लिए इतना ही मटेरियल सफिशिएंट है। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, संहिता में पढ़ाऊंगा, संहिता पढ़ाने के बाद में नोट्स भी लिखाऊंगा। देखिए, नोट्स में जैसे अभी लिख रहा हूँ इस तरह से मैं लिखता रहूंगा। आप जिस समय मैं लिखाऊं सिर्फ आपको उस समय क्लास में करना है, कंसंट्रेट होकर बातों को सुनिए। जब क्लास खत्म होगी तो 1-2 घंटे में रिकॉर्डिंग उसी ऐप पर, क्लासरूम में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तब बैठ के चुपचाप रिकॉर्डिंग सुनिए और नोट्स बना लीजिए। हालांकि नोट्स जो भी लिखाए जाएंगे वो एज इट इज स्टडी मटेरियल सेक्शन में सेव रहेंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से आप रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। होमवर्क वाले में जो डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो वहां पर मिलेंगे। और टेस्ट वाले में जो वीकली टेस्ट होंगे और जो मंथली टेस्ट होंगे, जो 15 दिन पे टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट आपको टेस्ट वाले ऑप्शन में मिलेंगे। बाकी सभी पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उसमें मैं भेजता रहूंगा। इतना सारा ये सब आपको मिलेगा। मिलेगा आपको सब कुछ। हो सकता है अभी बहुत सारी चीजें मैं बताना दिमाग से उतर जाए। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है, जितने में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, इतने कम समय में आप पढ़ सकते हैं, 100% आपको सब कुछ मिलेगा। बशर्ते आप भी 100% पढ़ाई के मूड में हो जाइए। अगर फॉर्म अभी नहीं भरा है तो फॉर्म आप धीरे धीरे भर दीजिए। फॉर्म भरने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए। कहीं काम वाम कर रहे हैं तो वहां अपना रिजाइन करिए, पढ़ाई के लिए चुपचाप बैठ जाइए। 8-10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। बहुत, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं, आपको रिवीजन के लिए कम समय भी मिलेगा, चल जाएगा। लेकिन आप फ्रेश अगर पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आपको समय की तो जरूरत होगी। आयुर्वेद आपको ट्रिक से नहीं पढ़ाया। कोई एक बच्चा मेरे पास ये भी पूछ रहा था कि मैं ट्रिक जो है, ट्रिक से पढ़ाते हैं आप? हमने कहा भैया, मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, एक क्वेश्चन आपने ट्रिक लगा लिया। दूसरे को जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं ना तो आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग जो है वहाँ इतना प्रेशर रहता है कि ट्रिक ही नहीं याद आएगी। वो ट्रिक को डिकोड कैसे करेंगे वो सब भूल जाएंगे। 10 क्वेश्चन पढ़ने हो तो मैं ट्रिक बता के पढ़ा दूं, भाई इस तरह याद कर लो। आपको तो पूरा पोथा पढ़ाना है ना। कॉन्सेप्ट पढ़िए, आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट से चीजें याद करिए, आपको आसान होगा। जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक भी बताई जाएगी। लेकिन ट्रिक से ही पढ़ाना है वो तो आप कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक से ही सब आयुर्वेद पूरा जब पढ़ेगा। और जो मैंने बताया ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको ट्रिक के द्वारा इसको ऐसे याद करें, इसको आप याद कर लीजिए और एग्जाम हॉल में डिकोड करके मुझे दिखा दीजिए। वहां दिमाग इतना प्रेशर में आप सब भूल जाएंगे। इन एग्जामों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा है। आपको एक आंसर आपको रटना भी नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन का तरीका पूछने का बहुत बदल चुका है। अब आपको इतना बढ़िया पेपर जो है अब बनने लगा है
कि एक क्वेश्चन और ऐड हो गया। पहले तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ, पहले तो एक तो ऑप्शन वाला, ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही, डी। अब एक तो ये, पहले तो ऐसे पूछा जाता, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अब ये पूछा जाता है ए बी सी डी, अब नीचे लिखा जाता है कि एक सही है, बी सही है, सी सही है, या तीनों सही है। एक तो ऐसे, और दूसरा असर्शन और रीजन, असर्शन सही है, रीजन सही है, या दोनों सही है, ये भी बनने लगा है। तो अब क्वालीफाई करना इतना आसान नहीं है। लोगों को ये लगता है, पिछली बार भी 11,500 लोगों ने लगभग एग्जाम दिया होगा एमओसीएच का। क्वालीफाई करने वाले बंदे कितने थे? 450 के करीब में थे। और एएमओ की जो वैकेंसी आई थी 600 के ऊपर, उसमें भी कम से कम 12-14 हजार लोगों ने एग्जाम दिया, और क्वालीफाई कितने हो पाए थे? 1,000 कुछ हो पाए थे। और 1,000 में से जो है, उसमें से कम 200-250 बच्चे तो यही थे जो एमओसीएच में ही क्वालीफाई हुए थे। वो नौकरी भी करने लगे सिलेक्ट होके। तो 600, 650 वैकेंसी में 750, कोई कंपटीशन नहीं। इंटरव्यू में भी कोई कंपटीशन नहीं। तो अभी भी यही हाल होंगे। अभी आपको लगता होगा ना कि हमने ये कोचिंग कर रखी है, हमने तो एक ऐसी कोचिंग कर रखी है, वहां तो इतने सिलेक्शन है। अरे वहां 1,000 बच्चे में से अगर 20-25 सिलेक्शन हो भी गया तो क्या है? परसेंटेज तो, अगर कहीं 1,000 बच्चा पढ़ रहा है और वहां 10, हम 100 बच्चे सेलेक्ट मान लें 1,000 में से, तो 10% ही सिलेक्शन रेट है ना। अगर मेरे पास 100 बच्चा पढ़ रहा है, 50 सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन रेट 50% का है। तो कहाँ से कौन आपको कितना, सोशल मीडिया पे ये कोचिंग वो कोचिंग दुनिया भर की, आप सब जगह ट्रायल करिए, पढ़िए वहां जहां आपको समझ में आए। हर एक व्यक्ति का ऑरा अलग होता है। हमें आप मुझे समझने में हो सकता मैं आपको समझ में ना आऊं, लेकिन आपके दोस्त को मैं बहुत अच्छे से समझ में आऊं। तो हर व्यक्ति को समझने का तरीका, किसी को सामने वाले की आवाज कैसी लग रही, कैसा समझ रहा है, सबका अलग है। तो आपको जहां बेस्ट लगे, ट्रायल हर जगह करिए जहां आपको लगता है कि बेस्ट। अगर 3 दिन में ट्रायल देकर आपको ये समझ जाते हैं आप कि हमको जो है अब यहीं पढ़ना है, तो बेस्ट है। क्योंकि 3 दिन में मुझे तो नहीं लगता भगवान क्या ही समझता होगा, 3 दिन में 3 लेक्चर में क्या है। मैं 7 दिन का ट्रायल दे रहा हूँ, तब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन और मिल जाता, तो बिल्कुल लीजिए आप। और ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, ट्रायल करिए, पहले पढ़िए। मेरी बातें समझ में आपको आती हैं तो नो डाउट आप मुझसे एक क्लास करिए। लेकिन कहीं भी करिए, ये मान के चलिए, कोचिंग वाला सिर्फ आपको मटेरियल दे सकता है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जितना रिवीजन, जितना क्वेश्चन, उतना ही आपका सिलेक्शन रेट बढ़ता जाएगा। कोचिंग वाला आपके दिमाग में घुस के नहीं जाएगा कि उसको वो एग्जाम देने जाएगा, है ना। और वो तो साहब प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं। वो तो एक आदमी, मैं बताऊं तो, इतने नोट्स आपके घर कहो भेज दें, उसका भी पैसा लेते हैं। पता लगे आपने 20,000 में कोचिंग ज्वाइन कर रखी, 10,000 का स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ रहा है, और फाइनली एग्जाम देते समय पता लगे आपने स्टडी मटेरियल का 50% भी नहीं पढ़ पाए। अब नेट से डाउनलोड करके ही स्टडी मटेरियल भेजना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ाया जाए, जो लिखाया जाए, उतने अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप क्वालिफाई अच्छे नंबरों से होंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप आज से ही कमर कस लो कि अब जो है हमें फाइनली तैयारी में जुट जाना है। अपने सामने, टेबल के सामने चिपका लो, चिकित्सा अधिकारी, 1.5 लाख रुपए सैलरी, है ना, ये चिपका लो। सैलरी में मैंने तो आपको बताया था ना कि कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं। 56,100, बेसिक पे इतना, फिर इतना। और ये जो इधर लिखा होता है ना, 1,77,500 रुपया, ये जानते हैं आप क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे आपकी उम्र जो है, आज आपकी नौकरी की ज्वाइन की है, जैसे 25 वर्ष है। मेरे पिछले बैच में 2 बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जो 25 वर्ष के ही थे, दोनों एक ही कॉलेज के थे। सबसे कम उम्र के बच्चे, तो सोचो 25 वर्ष में 60 साल पे रिटायर हो गए। अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, क्या पता 35 साल में उनकी रिटायरमेंट आयु बढ़ जाए। 35 साल की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है। अब 25 साल पे कोई ज्वाइन किया, उसको 56,100 रुपये मिल गया। हर साल इस पे इंक्रीमेंट लगता है, हर साल इस पे इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट लगभग 1,500-2,000 रुपये लगभग जो भी लगता है इंक्रीमेंट। तो जैसे अगले
25 से 26 साल के हुए तो हो सकता है सैलरी आपकी 57,000 कुछ ऐसे हो जाए, है ना। हर साल इंक्रीमेंट लगता है जुलाई महीने में, एक साल में एक बार जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार डीए बढ़ता है साल में, 3% 4%, 2 बार डीए बढ़ता है। तो लगभग हर साल जो है आपकी तनख्वाह 10-12% इंक्रीमेंट में होती है। अब जैसे कोई बच्चा 25 साल का है, आप सोचिए ये जो इंक्रीमेंट है ना ये बढ़ता गया, 57,000 हो गया, वो जैसे 50 साल तक हुआ तो हो सकता है 1.5 लाख रुपए इंक्रीमेंट होके उसका बेसिक, तो ये बेसिक पे जो इधर लिखा है ना, ये बेसिक पे पहुंचने के लिए आपकी रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। यहाँ तक सोचो, अगर 1,77,500 रुपये आप पहुंच गया है, और उस समय भाई आज से 20 साल बाद महंगाई बहुत हो जाएगी ना, उस समय अगर आप इसका कैलकुलेट करें और यहाँ पर महंगाई भत्ता जब आप लगाएंगे, हो सकता है आपकी रिटायरमेंट आई हो, तो इस पे जब महंगाई लगेगी तो कम से कम मान के चलिए आपकी तनख्वाह 3.5 से लेके 4 लाख के बीच में बनेगी पर मंथ। पर मंथ सरकारी नौकरी में अब इतनी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन ये बेसिक पे पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल की नौकरी आपकी होनी चाहिए, है ना। तो इतना बेनिफिट है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें बताने के लिए रह गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। तो आज इतना ही, बाकी किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो अपना पूछते रहें।